हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रो प्रेप चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एवरेज वैल्यू क्या होती है, आरएमएस वैल्यू क्या होती है और फेज डिफरेंस क्या होता है। ये सभी कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे जितने भी इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एसएससी जेई और अन्य एग्ज़ामों में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं उनको हम पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे। एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत होती है। उन कॉन्सेप्ट्स को पहले हम थ्योरी वाइज समझ लेंगे, उसके बाद वीडियो के अंत तक यदि आप बने रहेंगे तो सारे एमसीक्यूज़ भी आपसे सॉल्व हो जाने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं एवरेज वैल्यू क्या होती है। तो ये इसका वेवफॉर्म है, वोल्टेज या फिर करंट किसी का भी, ये मान लीजिए एक वेवफॉर्म है। ये इस वोल्टेज का इक्वेशन होता है V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी या फिर I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। मान लेते हैं ये वेवफॉर्म एक करंट का है, I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, जहाँ आई एम क्या है, जी हाँ, जहाँ आई एम है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल में और एक नेगेटिव हाफ साइकिल में। अब हम लोग इसके एवरेज वैल्यू से क्या मतलब है, इसकी मीन वैल्यू, मतलब सारे इंस्टेंटेनियस वैल्यू को जोड़कर अगर 2 पाई से डिवाइड किया जाएगा तो जो वैल्यू मिलेगी हमको वह होगी इसकी एवरेज वैल्यू। लेकिन हमको यहाँ देखने से पता चल रहा है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में सारे वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी और नेगेटिव हाफ साइकिल में नेगेटिव होगी। तो यदि ये दोनों को जोड़ भी दिया जाए तो हमको जो एवरेज वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, ज़ीरो। इसलिए किसी भी साइनोसोडल वोल्टेज या करंट की एवरेज वैल्यू हमेशा एक हाफ साइकिल के लिए ही निकाली जाती है। साइनोसोडल वोल्टेज या करंट की वैल्यू, एवरेज वैल्यू जब हम निकालेंगे तो कितने साइकिल के लिए निकालेंगे, हाफ साइकिल के लिए। तो इसे आइए पहले कैलकुलेट करते हैं। एक सिंपल कैलकुलेशन से इसकी एवरेज वैल्यू निकाली जा सकती है। तो इसकी एवरेज वैल्यू निकलेगी आई एवरेज इक्वल टू, पहले सबको जोड़ना है तो हमको करना पड़ेगा समाकलन या इंटीग्रेशन। हाफ साइकिल कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई तक, ये हो गया 0 और ये हो गया पाई, यहाँ तक एक हाफ साइकिल, फिर पाई से 2 पाई तक दूसरे हाफ साइकिल। और इसको डिवाइड करना है किससे, इसी टाइम ड्यूरेशन से, तो 1/पाई से डिवाइड भी हो जाएगा। और यह जो करंट दिया गया है इसी को हम लोग क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, जिसके सापेक्ष परिवर्तित हो रहा है, जो कि किसके सापेक्ष परिवर्तित हो रहा है, ओमेगा टी। तो यहाँ से आ जाएगा आपका आई एवरेज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन आई एम साइन ओमेगा टी और साथ में डी ओमेगा टी। इसका इंटीग्रेशन फर्दर करेंगे तो मिलेगा आई एवरेज, आई एम कांस्टेंट है तो ये मैक्सिमम वैल्यू करंट की बाहर आ जाएगी, अपॉन पाई साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होगा तो आपको आ जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी, और इसकी लिमिट क्या होगी, इंटीग्रेशन जहाँ से जहाँ तक हुआ है 0 से पाई तक, 0 से पाई। इसको सॉल्व करेंगे आगे तो आ जाएगा आई एवरेज इक्वल टू आई एम अपॉन पाई माइनस कॉस पाई आ जाएगा यहाँ पे। अब ये ध्यान देना है, जैसे ही कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, ऑपरेटर आता है, तो उसके अंदर पाई की वैल्यू को आपको कैलकुलेटर में यदि आप पुट करेंगे तो 180 डिग्री पुट करना है। अब ये लिमिट का माइनस लगेगा, साथ में ब्रैकेट में आ जाएगा क्या, माइनस कॉस 0, ब्रैकेट क्लोज। इसी को आगे सॉल्व करते हैं हम लोग तो आपको मिल जाएगा आई एवरेज इक्वल टू आई एम अपॉन पाई
ब्रैकेट में आ जाएगा cos 180 की वैल्यू होती है -1, सामने माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो के आ जाएगा क्या +1। सिमिलरली cos 0 की वैल्यू होती है 1 तो यहाँ पर एक और आ जाएगा +1, दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे, प्लस आ जाएगा। तो किसी भी साइनोसॉइडल वोल्टेज या करंट की जो एवरेज वैल्यू हो जाती है 2Im/π। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो किसी साइनोसॉइडल वोल्टेज उसकी मैक्सिमम वैल्यू है Im, तो उसकी एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी 2Im/π। क्लियर है। अब देखते हैं इससे रिलेटेड जो MCQ पुराने साल में पूछा गया है। सिंपल क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा ध्यान देने पर ये क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक, जैसे ये एक क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन ये पूछा है द एवरेज वैल्यू ऑफ करेंट IAV ऑफ अ साइनोसॉइडल वेव ऑफ पीक वैल्यू Im। पीक वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू एक ही होता है, Im इसकी क्या है पीक वैल्यू है। पीक वैल्यू बता दिया है आपको, मतलब एक वेवफॉर्म है ना, उस वेवफॉर्म में पीक वैल्यू आपको बता दिया है कितना है Im, अच्छी बात है। उसके बाद क्या पूछा है एवरेज वैल्यू, तो एवरेज वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला IAV, एवरेज वैल्यू होती है क्या होती है 2Im/π। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन सी 2Im/π, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग RMS वैल्यू क्या होता है। RMS वैल्यू क्या होते हैं, तो RMS वैल्यू जो है, RMS वैल्यू का फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहलाते हैं। इनका वैल्यू निकालना है यदि आपको। अच्छा, ये RMS वैल्यू होता क्या है, पहले तो ये हमारा मान लीजिए करंट है, फिर से वही करंट I = Im sin ωt। अब ये इसका RMS वैल्यू हमको निकालना है, लेकिन ये RMS वैल्यू होता क्या है, कोई एक AC करंट है, इसकी RMS वैल्यू एक DC करंट के ही बराबर है, जो कि उतना ही पावर लॉस एक रेजिस्टेंस में करेगी जितना कि ये AC करंट करेगा, है ना। RMS वैल्यू ऑफ a AC करंट इज इक्वल टू द DC करंट विच डिलीवर्स एवरेज पावर टू द रजिस्टर आर एज अल्टरनेटिंग करंट, है ना, सेम एज अल्टरनेटिंग करंट, यहाँ पे सेम आना चाहिए, सेम एज अल्टरनेटिंग करंट। जब दोनों का पावर लॉस समान होगा तो वो उसकी RMS वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, तो ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हमको निकालना है, तो चलिए इसको निकालते हैं। पहले जैसे हम लोगों ने एवरेज वैल्यू निकाला, ऐसे ही रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है रूट मीन स्क्वायर निकालने से ही एवरेज वैल्यू निकलता है, इसलिए इसको RMS वैल्यू बोलते हैं। यही RMS वैल्यू इफेक्टिव वैल्यू भी कहलाती है, इसको डरना नहीं है, सेम वैल्यू है सब, है ना। इफेक्टिव वैल्यू, RMS वैल्यू, प्रभावशाली वैल्यू सब एक ही है। तो इसका फॉर्मूला है IRMS इक्वल टू अंडर रूट वन बाई क्या आ जाएगा 2π इंटीग्रेशन 0 to 2π I स्क्वायर dωt। तो IRMS इक्वल टू हो जाएगा 1/2π
इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई, आई की वैल्यू है क्या, आई एम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। तो यहाँ इसका स्क्वायर है तो आई एम का स्क्वायर आ जाएगा और साइन का भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व करते चलते हैं तो आई एम का स्क्वायर, अच्छा ये अंडर रूट है यहाँ पे, ये छूट गया। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका, है ना, यहाँ से हम आई एम को बाहर निकाल लेंगे रूट के बाहर, अंडर रूट 1/2 पाई। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन थोड़ा मुश्किल है तो हमको इसको करना पड़ेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। बस थोड़ा सा थ्योरी है, उसके बाद हमको एमसीक्यूज पे आ जाएंगे, डी ओमेगा टी। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो हमको मिल जाएगा आई एम, है ना, इंटीग्रेशन, ये 2 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो इस 2 को बाहर निकाल लेते हैं तो हमको मिल जाएगा क्या, 1/4 पाई, है ना। उसके बाद आ जाएगा 1 का इंटीग्रेशन होगा, जो डेरिवेटिव है ओमेगा टी ही आ जाएगा, ओमेगा टी माइनस कॉस 2 ओमेगा टी का आ जाएगा क्या, साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2। ठीक है, इन दोनों को हमको लिमिट लेना पड़ेगा, वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 पाई तक। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा आई आर एम एस इक्वल टू आई एम अंडर रूट 1/4 पाई, और यहाँ ब्रैकेट में देखिए क्या आएगा, ओमेगा टी की जगह 2 पाई माइनस 0, दोनों लिमिट को पुट किया हम लोगों ने, माइनस, अब ये साइन में चाहे पाई पुट करें चाहे 0, दोनों की वैल्यू 0 होती, तो इसको सॉल्व करने से कोई मतलब नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, 2 पाई ही बचेगा, ये 2 पाई से ये पाई पाई कैंसिल हो गया और 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। तो हमको मिल जाएगा कुल मिला के आई आर एम एस इक्वल टू आई एम अपॉन रूट 2। तो ये आपको याद रखना है कि एक आर एम एस वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू के रूट 2 टाइम्स कम होती है ना। इसी वैल्यू को, आर एम एस वैल्यू को हम लोग और कहते हैं, इक्वल टू पुट कर सकते हैं 0.707 आई एम। इसी तरीके से जो एवरेज वैल्यू थी उसको हम लोग पुट कर सकते हैं, आई एवरेज इक्वल टू, ये वैल्यू होती है, कितनी आई थी, 2 पाई, है ना, 2 आई एम अपॉन पाई आया था वैल्यू, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू होती है 0.637 आई थिंक, है ना, आई एम। ये भी आप चाहे तो याद रख सकते हैं। आगे अब इसमें इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको हम देखते हैं। अब देखिए आपको ज़्यादातर नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आएगा, थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट होता है, इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, है ना। तो इसमें देखिए हमको देखने में से समझ में आ रहा है कि ये इसमें वोल्टेज की वैल्यू जो है वैसी नहीं है जैसा हम अभी तक पढ़ते आए थे, है ना। वोल्टेज इक्वल टू डायरेक्ट एक वैल्यू नहीं है, इसमें पहले 100 है, फिर ये दूसरा कंपोनेंट है, फिर ये तीसरा कंपोनेंट है। इससे आपको डरना नहीं है, v इक्वल टू आप लिखिए 100 प्लस 25 साइन 3 ओमेगा टी प्लस 10 साइन 5 ओमेगा टी। ठीक, तो यहाँ पर ओमेगा टी कितना है सबका अलग अलग रहे उससे कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ सामने जो वैल्यूज़ दी गई है इन पे ध्यान देना है ना। इसके साथ कोई साइनोसोडल कंपोनेंट नहीं है, इसका मतलब ये एक प्रकार से डीसी कंपोनेंट है। एक ऐसा कंपोनेंट हो गया डीसी कंपोनेंट। डीसी कंपोनेंट के लिए आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू और पीक वैल्यू सब एक समान होती है, तीनों की एक ही वैल्यू होती है। ठीक है,
तो जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आपको क्या करना है, इसका रूट मीन स्क्वायर सबका निकाल देना है। तो VRMS इक्वल टू आपको मिल जाएगा, सबका अंडर रूट होगा सबसे पहले, ठीक है। तो इसका सबका अंडर रूट होगा, मतलब कि आपको क्या लेना है, 100 का स्क्वायर प्लस 100 क्यों लिए, क्योंकि 100 का RMS वैल्यू आपको नहीं निकालना है, वो DC वैल्यू है, पहले से RMS वैल्यू ही है। तो सबका बाकी का RMS वैल्यू आपको निकालना है, 25/√2 का होल स्क्वायर प्लस 10/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका सबका क्या कर देंगे हम लोग, अंडर रूट। तो VRMS की वैल्यू आ जाएगी, अब देखो ये 100 है, इसका हमको करना है, ये RMS वैल्यू है पहले से, इसका भी स्क्वायर करेंगे, और ये जितने भी RMS वैल्यू है सबका स्क्वायर करके जोड़ना है और सबको फिर सिंपली रूट करना है। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा, तो ये आ जाएगा 100 का स्क्वायर, मतलब 2 जीरो और लग जाएंगे इसमें, प्लस ये क्या आ जाएगा, 25 का स्क्वायर होता है 625 अपॉन यहाँ आ जाएगा 2, प्लस यहाँ पे आ जाएगा क्या, 100/2, सबका हो जाएगा अंडर रूट। अब देखो इसको सॉल्व करना कठिन है, तो हम लोग इसके लिए रिवर्स फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इसको हम दोनों, इसको जो है हम लोग जोड़ते हैं आगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, देखिए VRMS इक्वल टू, इसको सबको जोड़ेंगे, प्लस ये नीचे में दोनों में सेम है तो ये आ जाएगा कितना, 725/2, फिर ये हो जाएगा अंडर रूट VRMS इक्वल टू, भाई 725 का आधा मिलेगा आपको 362, और इसमें जुड़ जाएगा, है ना, 362.5 अंडर रूट। तो अब आप देखिए, आप इसका अंडर रूट निकालेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा, इसके अपेक्षा आप एक काम कर सकते हैं कि यहाँ जो भी वैल्यूज़ दी हुई है उसको स्क्वायर करके देखिए, तो उनमें से जो इसके इस वैल्यू के करीब आएगा वही ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक, तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो वो तो कम हो जाएगा इससे, तो वो आंसर नहीं होगा, है ना। ऐसे ही आपको सबको करके देखना है, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, जैसे कि 110 को करेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा 101.8। ट्राई करके देखिए और कमेंट में बताइए। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा ही है, सिमिलर है, तो इसमें इसी प्रकार का क्वेश्चन आता है, एक कॉन्सेप्ट और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जो है हर साल रिपीट होते रहते हैं। ठीक, अब ये जो करंट है इसकी वैल्यू दी हुई है I इक्वल टू 10 + 10 sin t। इसमें भी देखो एक DC कंपोनेंट है क्योंकि इसके साथ साइन वैल्यू नहीं लिखी हुई है, और दूसरा यहाँ पे 10 sin t, है ना। एक मूविंग आयरन टाइप अमीटर से पास किया जाता है। तो ये मूविंग आयरन टाइप अमीटर क्या है, इसको कहते हैं दोस्तों MI इंस्ट्रूमेंट। ये जो MI इंस्ट्रूमेंट होता है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, इसकी सहायता से AC क्वांटिटीज़ को नापा जाता है। AC वोल्टेज नापने वाला कहलाएगा MI वोल्ट मीटर, और AC करंट को नापने वाला मीटर कहलाएगा क्या, MI अमीटर। अब ये जो भी MI इंस्ट्रूमेंट है ये RMS वैल्यू को नापते हैं। ठीक, इसी प्रकार से आपको बता दूं कि जो एवरेज वैल्यू है, एवरेज वैल्यू को नापने के लिए PMMC इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है। तो PMMC इंस्ट्रूमेंट क्या नापेंगे, एवरेज वैल्यू, यानी कि ये कौन से वैल्यू को नापेंगे, DC वैल्यू। तो PMMC इंस्ट्रूमेंट पूछा जाए कि AC वैल्यूज़ को नाप सकते हैं या नहीं, तो आपको कहना नहीं, PMMC इंस्ट्रूमेंट AC वैल्यू को नहीं नाप सकते। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ये करंट की वैल्यू दिया गया है, पास्ट थ्रू मूविंग आयरन टाइप अमीटर, मतलब MI इंस्ट्रूमेंट से नाप रहे हैं, तो हमको क्या क्या नापेगा MI इंस्ट्रूमेंट, AC वैल्यू, मतलब कि क्या वैल्यू, RMS वैल्यू नापेगा।
तो इसकी रीडिंग क्या होगी, ये पूछा है प्रश्न में, तो इसकी रीडिंग सिंपल आरएमएस वैल्यू ही होगी। देखते हैं इसकी आरएमएस वैल्यू कैसे निकलेगा, है ना। तो ये करंट की वैल्यू दी हुई है I इक्वल टू 10 प्लस 10 साइन टी, टेन प्लस 10 साइन टी। अब इसका वैल्यू निकालेंगे आरएमएस, तो आ जाएगा इस इसकी आरएमएस वैल्यू आ जाएगी आई आर एम एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 का स्क्वायर प्लस 10 बाई √2 का होल स्क्वायर, है ना, और अंडर रूट। अब इसको सॉल्व करना है आपको, तो इसका तो एकदम इजी हो जाएगा। ये हो जाएगा 100 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 100/2। तो ओवरऑल वैल्यू इसकी कितनी आ जाएगी बताइए, √150। 100 का आधा 50, तो ये आ जाएगा √150। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? अब ये क्वेश्चन आप लोग खुद से बना के देखिए, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर एक सिंपल सा फैक्टर है। फॉर्म फैक्टर इक्वल टू होता है साइनसोइडल वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, तो आरएमएस वैल्यू कितना होता है हमको पता है। अगर हम लोग करंट के लिए लेते हैं तो IM अपॉन √2 अपॉन एवरेज वैल्यू हो जाएगा क्या, 2IM अपॉन पाई। IM से IM कैंसिल हो जाएगा, हमको एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा जिसकी वैल्यू होती है 1.11। तो कभी कभी पेपर में डायरेक्ट भी पूछता है कि फॉर्म फैक्टर की वैल्यू क्या है साइनोसोडल वोल्टेज के लिए। अभी हम जो भी पढ़ रहे हैं सब किसके लिए पढ़ रहे हैं, साइनोसोडल वोल्टेज के लिए। ठीक, नेक्स्ट फैक्टर है पीक फैक्टर। पीक फैक्टर जानते होंगे आप लोग। पीक फैक्टर इक्वल टू होता है मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू, है ना। मैक्सिमम और पीक एक ही है। मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू। इनकी भी वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमको मिल जाएगा मैक्सिमम वैल्यू तो IM ही है ना। आरएमएस वैल्यू हो गया आपका IM अपॉन √2। IM से IM कैंसल आउट हो जाएगा, √2 पर चला जाएगा। √2 की वैल्यू होती है 1.41। ओके, अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं उनको देखते हैं। काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस आते हैं इससे। तो देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, फॉर्म फैक्टर ऑफ एन अल्टरनेटिंग वेव इज। अल्टरनेटिंग वेव मतलब वही साइनोसोडल वेव, है ना। तो अल्टरनेटिंग वेव के लिए फॉर्म फैक्टर हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा क्या है, आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, या फिर यहाँ पे ऑप्शन में 1.11 भी दे सकता था। ठीक, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्लाई वोल्टेज ऑफ 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज इज लेड टू अ रेसिडेंशियल बिल्डिंग, है ना। एक घर में 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की सप्लाई आ रही है, जो कि जनरली हमारे घरों में, है ना, आती है। 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सप्लाई आ रही है हमारे घर में। जो सप्लाई आ रहा है वो भी AC है, मतलब कि। राइट डाउन इट्स इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इसके इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए हमको इक्वेशन लिखना है। तो हमको पता है कि ये वोल्टेज है, वोल्टेज का इक्वेशन कैसा रहेगा, V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। अब इसमें बस वैल्यूज़ को पुट करना है तो हमको आंसर आ जाएगा।
अब यहाँ पर जो भी वैल्यू दी हुई है, जो भी वैल्यू के बारे में बात होती है, अगर उसके आगे कोई भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन नहीं है तो आपको समझना है कि क्वेश्चन में जो वैल्यू दी गई है वो RMS वैल्यू है ना। अगर कुछ नहीं लिखा है कि पीक है, एवरेज है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है तो आपको क्या समझना है, जो दी गई वैल्यू है या जिस वैल्यू के बारे में बात किया जा रहा है वो कैसी वैल्यू है, RMS वैल्यू है। तो हमको इक्वेशन में तो VM यानी कि मैक्सिमम वैल्यू पुट करना है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, VM इक्वल टू √2 टाइम्स इंटू VRMS। ये कहाँ से आया, क्योंकि VRMS इक्वल टू नथिंग बट मैक्सिमम वैल्यू अपॉन √2, सो VM इक्वल टू व्हाट, VRMS इंटू √2। तो एक तो हमको VM मिल गया, अब VM की वैल्यू हमको मिल गई, कैसे, VM इक्वल टू क्या आ जाएगा, √2 मल्टीप्लाई बाई कितना, 230, ठीक है। और यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू क्या आएगा, ओमेगा इक्वल टू क्या आता है, फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है 2πf। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू पाई 3.14 इंटू 50, तो 2 इंटू 50 आ गया क्या, 100 मल्टीप्लाई बाई 3.14, तो ये 314 ही आएगा, जो कि सभी ऑप्शन में है, यानी कि आपको ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं थी। तो हमारा इक्वेशन सीधे सीधे आ जाएगा कितना, 230 गुना √2 के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आप 230 को मल्टीप्लाई करिए 1.41 के साथ, तो आपको लगभग 324 दशमलव समथिंग समथिंग आएगा, जो कि है ऑप्शन सी। तो इस प्रकार देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं जो कि आप लोगों से बनने चाहिए। तो ये हो गया क्या, फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर। अभी नेक्स्ट टॉपिक है अपना फेस डिफरेंस या फिर फेस। सबसे पहले समझते हैं कि फेस क्या होता है। अगर कोई एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है और वो हमारे पास है, मान लेते हैं ये एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है I, इसका कोई पूछेगा कि फेस कितना है तो आप नहीं बता सकते, ठीक है। इसका फेस हम नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि फेस बताने के लिए एक चीज सबसे जरूरी है, वो है रिफरेंस। जो चीज जरूरी है वो है रिफरेंस, ठीक है। तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक रिफरेंस भी होना चाहिए। मान लेते हैं कि हमारा रिफरेंस है वोल्टेज, जैसे कि ये हो गया वोल्टेज। अगर दोनों को साथ में बनाया जाए, ये हो गया वोल्टेज और ये हो गया करंट, यदि दोनों को साथ में बनाया जाए तो कुछ ऐसा प्राप्त होगा हम लोगों को। तो यहाँ पर देखने में आ रहा है कि वोल्टेज और करंट एक साथ शुरू होते हैं, एक साथ मैक्सिमम पर पहुँचते हैं, फिर से एक साथ सारे वैल्यूज उनके रिस्पेक्टिव एक समान होते हैं, ठीक। तो ये हम कह सकते हैं कि वोल्टेज और करंट जिनके ग्राफ हम लोगों ने यहाँ पर बनाए हैं वो फेस में हैं। दोनों कैसे हैं, फेस में हैं, और उनके बीच का जो फेस डिफरेंस है वो है 0। दोनों के बीच कोई फेस डिफरेंस नहीं है। इसी को कहते हैं हम लोग फेस डिफरेंस, यानी कि फेस क्या है, एक तरीके से एक फ्रैक्शनल पार्ट है साइकिल का, जो कि रिफरेंस से जो अंतर उनके बीच होता है, रिफरेंस और हमारा जो साइनोसोडल वोल्टेज या करंट है उसका रिफरेंस से जितना डिफरेंस है वो उसका फेस कहलाता है। तो यहाँ करंट का फेस 0 डिग्री पर है। अगर करंट यहाँ से स्टार्ट ना होकर, देखते हैं, अगर करंट यहाँ से स्टार्ट ना होकर थोड़ा लेट से स्टार्ट होता, तब क्या होता, ठीक है, 0 से स्टार्ट ना होकर यदि यहाँ से स्टार्ट होता तब क्या होता, देखते हैं। अब करंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो देखिए अब करंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वोल्टेज यहाँ से बढ़ना चालू हो गया है, उसके 90 डिग्री के बाद, ये आपका 90 डिग्री हो गया,
उसके 90 डिग्री के बाद करंट स्टार्ट होना चालू हो रहा है। इसका मतलब क्या है, करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। तो वोल्टेज है ना इज लीडिंग, वोल्टेज इज लीडिंग करंट बाई हाउ मेनी डिग्रीज, 90 डिग्री, 90 डिग्री से लीड कर रहा है। या फिर कह सकते हैं करंट इज लैगिंग, करंट इज लैगिंग बाई 90 डिग्री। ठीक है, ये समझ में आया सबको। नेक्स्ट जो है देखिए, अगर करंट पहले स्टार्ट हो जाए, करंट यदि पहले स्टार्ट हो जाए तब क्या होगा। करंट यदि यहां से स्टार्ट हो जाए, फिर से ड्रॉ करते हैं। तो अब यहाँ देखने में आ रहा है कि करंट 90 डिग्री पहले ही स्टार्ट हो जा रहा है अपने रेफरेंस वोल्टेज से। तो ऐसी अवस्था में अब हम कहेंगे कि करंट इज लीडिंग वोल्टेज बाय हाउ मेनी डिग्रीज, 90 डिग्री। या फिर क्या कहेंगे, वोल्टेज इज लैगिंग, वोल्टेज इज लैगिंग करंट बाय 90 डिग्री। ठीक है, इनके लिए फेजर डायग्राम भी बन सकता है, जैसे कि इस पहला सिचुएशन, ये हो गया दूसरा सिचुएशन, और ये हो गया हमारा तीसरा सिचुएशन। तीनों के लिए अलग अलग फेजर डायग्राम बनाएंगे। तो इसके लिए फेजर डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ये रिफरेंस हो गया, वोल्टेज और करंट भी इसी फेज पे। ठीक है, वोल्टेज को रेड कलर से शो किया है, तो इसको सेकेंड सिचुएशन के लिए ये हो गया वोल्टेज, और करंट जो है वो लैग कर रहा था, तो 90 डिग्री लैगिंग, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री लैगिंग। कितना डिग्री था, 90 डिग्री। अब देखिए, जो चीज़ लैग करेगी उसको आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाना है ना, क्लॉकवाइज साइड में नेगेटिव या लैग। और जो थर्ड था उसमें क्या करेंगे हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे। ये वोल्टेज हो गया, और करंट क्या कर रहा है, 90 डिग्री लीड कर रहा है। करंट जब 90 डिग्री लीड कर रहा है तो लीडिंग के लिए आपको एंटी क्लॉकवाइज बनाना है या पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाना है। ठीक है, तो ऐसे फेजर होता है। तो ये फेज डिफरेंस जो है तभी हम निकाल सकते हैं जब रिफरेंस क्वांटिटी और हमारा जो क्वांटिटी जिसका हम फेजर डिफरेंस निकालना चाहते हैं, चाहे वो करंट हो चाहे वोल्टेज हो, इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो एक समान होनी चाहिए। दोनों की फ्रीक्वेंसी जो है इक्वल होनी चाहिए, तब ही उन दोनों क्वांटिटीज़ के बीच के फेज का डिफरेंस मेज़र किया जा सकता है। अदरवाइज फेज डिफरेंस को मेज़र नहीं किया जाता है। तो दो क्वांटिटीज़ जिनकी फ्रीक्वेंसी एक समान है, सिर्फ उनके बीच ही फेज डिफरेंस को ज्ञात किया जा सकता है। ये समझ में आ जाएगा आप लोगों को, बहुत इजी है। अब ये फेजर एक्चुअली में होता क्या है, तो जो साइनोसॉइडल क्वांटिटी है वो एक तरीके से एक सर्कल की तरह उसकी वैल्यूज मूव हो रही हैं। जैसे ये साइनोसॉइडल क्वांटिटी है, ये मान लीजिए एक साइनोसॉइडल क्वांटिटी है, तो ये एक सर्कल की तरह ही मूव हो रही है। ये पहला पॉजिटिव हाफ सर्कल है ना, और ये नेगेटिव। अगर इस नेगेटिव वाले को इस तरफ ड्रॉ कर दें तो कुछ ऐसा मिलेगा, एक ही जगह पर ड्रॉ कर दें तो कुल मिला के इसकी वैल्यूज एक सर्कल की तरह मूव हो रही है। इसी को जब एक डेफिनेट लेंथ ऑफ लाइन की सहायता से, जैसे ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई है ना,
इस लाइन को मानेंगे कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगातार ओमेगा, ओमेगा क्या है जहाँ पर कि एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव हो रहा है, तो ये इस क्वांटिटी का क्या कहलाएगा, फेज़र कहलाता है। तो फेज़र क्या है, फेज़र एक डेफिनेट लेंथ, चाहे वो मैक्सिमम वैल्यू हो चाहे आरएमएस वैल्यू हो, का एक लाइन है जो कि उस क्वांटिटी के एंगुलर वेलोसिटी से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में लगातार मूव हो रहा है, क्या कहलाता है, फेज़र कहलाता है। तो ये हो गया फेज़र रिप्रेजेंटेशन, ये हो गया वेव फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। वेव फॉर्म रिप्रेजेंटेशन और इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन तो हमको पता ही है। ठीक है, तीनों टाइप के रिप्रेजेंटेशन हमको पता होने चाहिए। आइए देखते हैं इससे किस प्रकार के प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। तो देखिए जैसे कि ये एक प्रश्न है, फेज डिफरेंस पूछा है, फेज डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग वोल्टेज एंड करंट वेव्स। तो देखते हैं पहले कि दोनों का ओमेगा इक्वल है कि नहीं। ये पोर्शन सेम है, मतलब ओमेगा टी दोनों का इक्वल है, मतलब ओमेगा भी इक्वल है, तो हाँ फेज डिफरेंस निकाला जा सकता है। अब देखिए कितना डिफरेंस है, एक 30 पे है, मान लेते हैं कि एक रिफरेंस लाइन ले लेते हैं 0 डिग्री, ये हमारा रिफरेंस लाइन हो गया, है ना। अब वोल्टेज देखिए कितना है, +30 पे, +30 में मतलब आपको 0 से कहाँ जाना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब ये हो गया मान लो वोल्टेज, ये डिग्री कितनी हो गई, 30 डिग्री। ठीक है, अब जो करंट है उसके लिए देखिए करंट लिखा है -20, तो आपको -20 के डायरेक्शन में, मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना, -20, तो ये हो जाएगा मान लीजिए आपका -20 पे आपका करंट आ गया, ये कितना डिग्री हो जाएगा, 20 डिग्री। ठीक, तो ओवरऑल जो यहाँ पर डिफरेंस है, ओवरऑल जो डिफरेंस है दोनों के बीच कितना है, 30 + 20 50 डिग्री। तो यहाँ समझ में आता है कि यदि फेस में यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव हो तो दोनों को आपको सीधे जोड़ देना है और आपका आंसर कितना आएगा, 50 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर दो करंट की वैल्यू दी हुई है, इनके बीच का फेज डिफरेंस पूछा है। अब यहाँ पर क्या कर दिया है, ये एक ट्रिक यहाँ पर पाई लगा दिया है, तो पाई से आपको डरना नहीं, पहले हम फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे। हाँ, दोनों की फ्रीक्वेंसी एक समान है, वैल्यू से कोई मतलब नहीं है फेज डिफरेंस में, है ना। मान लीजिए एक करंट ऐसा है और दूसरा करंट ऐसा है, दोनों के बीच 20 डिग्री का डिफरेंस है। सेम एंगल पे यदि करंट यहाँ पर भी होता तो भी डिफरेंस 20 डिग्री का ही होता, तो मैग्नीट्यूड यहाँ पर मैटर नहीं करता, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है, मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में नहीं पूछा है, हमको क्या पूछा है, सिर्फ फेस पूछा है। ठीक, तो फेस देखते हैं, 180/4 हो जाएगा, पाई इक्वल टू होता है 180, तो पाई/4 मतलब 180/4 हो जाएगा। कितने वैल्यू आएगी बताओ, 4 चौक 16 और 4 पंचे 20, मतलब 45 डिग्री, है ना। तो ये आ रहा है, एक तरीके से देखा जाए तो +45 डिग्री, और इसमें कितना आ रहा है, पाई/6, मतलब कि कितना आएगा, 180/6, यानी कि ये आ रहा है कितना, -30 डिग्री, 6×18। अब देखिए दोनों में अलग अलग हैं, इसका डायग्राम बना के पहले जैसे भी बना सकते हैं, या फिर जो हम लोगों ने सीखा प्लस माइनस रहेगा तो सीधे आपको जोड़ना है। तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि 30 का तो अंतर है ही, और ये 45 और 30 को जोड़ेंगे तो 75 आएगा शायद, है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब जैसे ये एक क्वेश्चन है, अब इसमें v की वैल्यू दी हुई है और इसमें लिख दिया है करंट लीड्स बाय 10 डिग्री। अब जो करंट है वो 10 डिग्री से लीड कर रहा है।
अब करंट लीड कर रहा है मतलब जो भी वोल्टेज की वैल्यू है उसे करंट की वैल्यू क्या कर रही है, लीड कर रही है। करंट कितना लीड कर रहा है भाई, तो 10 डिग्री लीड कर रहा है। तो वोल्टेज यहाँ पर रिफरेंस नहीं है लेकिन, है ना। अगर हम लोग एक रिफरेंस लेते हैं, ये 0 डिग्री पे होगा तो वोल्टेज में देखिए ओमेगा टी -15 है, तो वोल्टेज इधर आ जाएगा, है ना। ये हो गया 0 डिग्री, वोल्टेज यहाँ पे आएगा, ये कितना हो जाएगा 15, माइनस है इसलिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की दिशा में। और करंट जो है वो 10 डिग्री लीड कर रहा है। 10 डिग्री लीड कर रहा है मतलब वो वोल्टेज से 10 डिग्री मतलब यहाँ कहीं होगा। तो 10 डिग्री पे हमने बनाया क्या, करंट। तो इन दोनों के बीच कितना अंतर आ जाएगा, ये हो गया 15 और ये हो गया 10। ठीक, दोनों के बीच 10 डिग्री का अंतर है और ये 15 है। तो यहाँ पूछा है इक्वेशन ऑफ करंट, तो करंट का इक्वेशन रेफरेंस के सापेक्ष होगा। तो रेफरेंस से करंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, -5। -5 है तो देखो कौन से ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में -5 है, तो ये हो गया अपना आंसर। तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने देखा आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, फेज डिफरेंस और भी कुछ एमसीक्यू भी हमने सॉल्व किए। अगर आपको समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लोग लगातार लाते रहेंगे। और सजेशंस प्लीज़ कमेंट में लिखिए ताकि हम और आगे इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू।